नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते खबरों की ओर। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट पा लिए और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया। फिर चौथे और आखिरी राउंड की गिनती के बाद जीत का अंतर और बढ़ गया और राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले। इनकी वैल्यू 6,76,803 थी। तो वहीं यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। तो राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े। वहीं गिनती में 4701 वोट वैध हुए और 53 वोट अमान्य हुए। तो द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले। यशवंत सिन्हा को 1887 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू होंगी नई महामहिम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं सीएम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अशोका होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए जा रहे रात्रि भोज में भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई देने के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं और 24 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर के वो बातचीत कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि अशोका होटल में आयोजित होने वाले रात्रि भोज में भी वो शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति चयनित होने पर द्रौपदी मुर्मू को पुष्प भेंट कर बधाई दी और उन्होंने लड्डू खिलाकर खुशी जताई। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी कार्यकर्ता से ये स्नेह राष्ट्र हित में निरंतर काम करने की ऊर्जा देता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर द्रौपदी मुर्मू से विनोद तावड़े ने मुलाकात की। तो वहीं उनकी जीत पर उनको पुष्प भेंट कर बधाई दी। कांग्रेस की ओर से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोपों को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बेबुनियाद बताया और कहा कि कानून व्यवस्था कांग्रेस के समय में बदतर थी, अब बस्तियां जलाई जाती हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के कुछ विधायकों को धमकी मिलने वाले मामले पर कहा कि सरकार ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है। सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस संबंध में सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने को लेकर कहा कि इससे कागज का काफी नुकसान होता था, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होता था। विधानसभा के पेपरलेस होने से विधायकों का लाभ होगा। और वहीं डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि घटना को दुखद बताते हुए कहा कि सरकार गंभीर है, जांच की जा रही है और भी जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो आम लोगों से जुड़ी हुई है और ऐसी महिला को इस पद पर लाया गया है जो लोगों के बारे में सोचती हैं।
मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने बयान में कांग्रेस पर निशाना साधा है और साथ ही साथ शहीद डीएसपी सुरेंद्र की मौत को भी उन्होंने एक दुखद घटना बताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री इसको लेकर गंभीर हैं और गंभीरता से इसकी जांच की जा रही है। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उन्होंने उन्हें बधाई देते हुए कहा और साथ ही साथ उन्होंने शहीद डीएसपी सुरेंद्र की मौत पर भी उसे दुखद घटना बताते हुए कहा कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो ये आपको बता दें कि उन्होंने ये विधानसभा पर भी बोलते हुए कहा कि विधानसभा से लाभ होगा, विधानसभा पेपरलेस होगी तो ऐसे में पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे विधायकों को भी फायदा होगा। अब विधायक जो है वो ई विधानसभा में टैबलेट के जरिए अपने मुद्दे उठाएंगे। देखिए, उनके टाइम में तो कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब थी और जब कांग्रेस का शासन था तो आपको पता है कि किस प्रकार से बस्तियां जलाई जाती थी, लोग उजड़ते थे और बाद में इस प्रकार की बातें आती थी कि आप वापस आ जाओ, वो जाके कहीं और डेरा डाल लेते थे। कहते हैं हमको में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती थी, लेकिन हमारे इस सरकार के वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार की घटना कहीं भी नहीं है। अब जिस बात को वो बहुत तुल दे रहे वो है विधायकों को धमकी देना। अब ये बाहर से कोई, विदेश से कोई व्यक्ति है, अब ये विषय क्या है क्या नहीं है तो बाद में जांच के बाद ही पता चलेगा। और मुख्य रूप से उन्होंने सारी जो धमकियां दी वो सारे कांग्रेस के विधायक हैं जिनको दी उन्होंने। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार इसमें पूरी तरीके से गंभीर है। किसी को भी दी जाए धमकी, चाहे वो कांग्रेस का विधायक है चाहे वो दूसरी पार्टी का, अगर किसी ने भी धमकी दी है तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है और सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। इससे बहुत लाभ होगा। देखिए, काफी लंबे टाइम से इस प्रकार की डिमांड थी कि पेपरलेस विधानसभा होनी चाहिए, क्योंकि काफी पेपर लगता है विधानसभा में और पेपर की वजह से बहुत सा पर्यावरण का भी नुकसान होता है। यानी कि पेड़ कटते हैं, पेपर बनता है, उससे भी है। और आज एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आपको जो चीज चाहिए तो बहुत जल्दी से आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हो। तो इस प्रकार की डिमांड थी। तो अब इससे विधायकों को बड़ा फायदा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन डालना विधायक ने, तो पहले विधायक फिजिकली वहां पे आता था तब क्वेश्चन देता था। अब इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी बैठ के कहीं भी प्रश्न वो अपना डाल सकता है। और ऐसा ऐसा इसमें और भी बहुत सी सुविधाएं दी जा सकती है आने वाले टाइम में। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि बिना सेशन के भी आप 3 सवाल पूछ सकते हो। माइनिंग माफिया तो जो पहली सरकार थी उनके टाइम में था, अब तो काफी कुछ कंट्रोल है। जब से ये सिस्टम ऑनलाइन किया और वरना सिस्टम लागू किया उसके बाद तो काफी कुछ बहुत बड़ा सुधार है इसमें। उस प्रकार की गतिविधियां अब नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रुकते नहीं, वो कुछ ना कुछ गलत काम करते रहते हैं। गलत काम करने वाले भी लोग समाज में ही हैं। और ये जो घटना घटी बहुत दुखद घटना है, लेकिन सरकार बड़ी गंभीर है इसके प्रति और एक ही दिन में उनको सबको अरेस्ट भी कर लिया और सरकार कार्रवाई भी कर रही और उसकी पूरी जांच कर रही है कि अगर और भी कुछ लोग ऐसा काम करने वाले। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत ही श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ जो है जिसने अपना जीवन जो है गरीब लोगों के लिए जिया और उन्होंने पहले एक टीचर की भूमिका निभाई और बिना पैसे के, कोई वेतन नहीं लिया, गरीब लोगों को पढ़ाने का काम किया। और उसके बाद वो 2 बार मंत्री रही, राज्यपाल रही
और अब जब राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त हुई तो उसके बाद भी उन्होंने वही काम दोबारा शुरू किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने का। और ये आज देश का सौभाग्य है कि ऐसी समर्पित एक महिला जिसने देश और समाज के लिए काम में लगी थी, जो आज उनको राष्ट्रपति का पद पे चुनने का जो काम हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया, तो एक बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने जनता के हित में एक बड़ा सराहनीय काम किया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी निजी फंड से सनातन धर्म को नेचर सेंटर में आधुनिक फिजियोथेरेपी की मशीन और फर्नीचर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने सराहनीय काम किया है। उन्होंने सनातन धर्म संस्था को फंड दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि फिजियोथेरेपी मशीन और फर्नीचर के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए का फंड उन्हें दिया है। गुरुग्राम में चल रही वेब सीरीज की शूटिंग ने वाहनों की रफ्तार पर रोक लगा दी है। शूटिंग के चलते सुभाष चौक पर लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर के एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद करने के चलते ये जाम लगा है। बिना किसी जानकारी के बंद एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मूवमेंट किया गया। बीती 19 जुलाई को जनता को समर्पित किया गया था गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किसने राष्ट्रीय राजमार्ग पर शूटिंग करने की परमिशन दी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके बाद सुभाष चौक पर लंबा जाम लग गया है और घंटों तक वाहन जो हैं वो जाम में खड़े रहे हैं। तो गुरुग्राम की खबर आपको बता दें, जहां पर सुभाष चौक पर लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि वेब सीरीज की शूटिंग के चलते ये लंबा जाम लगा है। तो वहीं बिना किसी पूर्व सूचना के ही यहां पर शूटिंग की जा रही थी और जिसके बाद वाहनों की लंबी लंबी कतारें वहां पर लग गई और ऐसे में काफी लंबा जाम वहां पर लगा रहा। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में वाहन जो है वो भी घंटों तक जाम में फंसे रहे। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं गुरुग्राम की, जहां पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो जाम को खोलती नजर आ रही है। हालांकि जाम जो है वो काफी लंबा लगा हुआ नजर आ रहा है। सुभाष चौक पर ये लंबा जाम लगा और घंटों तक वाहन जाम में खड़े रहे। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता दें, जहां पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। तो इस हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता दें, जहां पर एक अनियंत्रित होकर पलटी कार में हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वही घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये पूरा मामला कुरुक्षेत्र का बताया जा रहा है। तो पुलिस ने दोनों शवों को
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि घायल की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी विनोद खुंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कार जो है वो अनियंत्रित होकर पलटी और ऐसे में हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक माता पिता राजपुरा से एयरपोर्ट के लिए निकले थे कि अपनी बेटी को लेने की एयरपोर्ट से निकले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ड्राइवर की लापरवाही है या तेज गति की वजह से वो जो कार है वो नियंत्रित हो गई और जो रेलिंग लगी हुई थी, जिस तरह से जीटी रोड पर जो एक जाल लगाया जाता है कि पशु वगैरह जीटी रोड पर ना पहुंचे, तो वो जाकर टकराई और उसके बाद फुटपाथ से ये पलट गई, जिसमें माता और पिता दोनों की मौत होगी। हालांकि जो ड्राइवर है वो घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और उसके बाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर इसको कार को जहां पर उन्होंने कब्जे में लिया और वही जो डेड बॉडीज है वो उसको पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा दिया। और हालांकि पुलिस द्वारा काफी जांच की जा रही है कि दुर्घटना के कारणों की पूरी पुष्टि की जा सके। जी बिल्कुल विनोद, ये भी जानना चाहेंगे कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है घायल की? जी, अभी तक क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इतनी दर्दनाक दुर्घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, तो ऐसे में ड्राइवर की हालत भी गंभीर है। और हालांकि पुलिस द्वारा जो अभी तक जो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं ड्राइवर की ऊपर देखा जाएगा कि ड्राइवर की कितनी गलती है, उस बात की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गुरुवार को हुई बारिश से बवानी खेड़ा के सिवाड़ा गांव में जोहड़ ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते शहर के मुख्य गलियों और आसपास के मकानों में पानी भर गया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें हर बार बारिश में ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन बार बार गुहार के बावजूद भी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जल भराव से मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों को किसी बड़े हादसे का डर सता रहा है। तो वहीं जौहड़ में रहने वाले कीड़े मकोड़ों के बाहर आने से भी लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसके जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। यह समस्या जी हमारे पानी बढ़ गया भीतर, अब बहुत जोर की बारिश हुई है और हमने लकड़न बढ़ना तो राय को नहीं, हम जमा की तोड़ कर और इस तो फालतू समस्या की होगी, ढूंढ में है त्रेड़ागी, फिर ये पड़ गया तो हम फिर की जावांगे। हमें जगह चाहिए रहने, ईसा हमारा घर नहीं है, अगर हम दूसरे का जा बढ़ाएंगे, हम तो अपना। जाखल नायक बस्ती वार्ड नंबर 10 में बरसात के कारण एक मकान की छत गिर गई, जिसमें परिवार बाल बाल बच गया। तो वहीं परिवार के सदस्यों ने सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। वहीं मकान मालिक राम सिंह ने बताया कि करीब 3 बजे सुबह में हो रही बारिश के कारण मकान की गैलरी की छत अचानक से गिरने की आवाज आई, जिससे उन्होंने परिवार सहित सो रहे कमरे में बाहर निकले और कमरे का सारा सामान निकाला। उस दौरान मकान की छत एक साइड से गिर गई, जिसके कारण कुछ सामान अंदर ही रह गया और सरकार प्रशासन से मांग की है कि उनकी कुछ न कुछ आर्थिक सहायता की जाए, ताकि वो अपने घर में परिवार के साथ रैन बसेरा दोबारा से कर सकें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र डिजी लॉकर से रिजल्ट चेक कर सकते हैं और सीबीएसई रिजल्ट में इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 98.93% रहा है और वही केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 97.4% रहा है। इस साल रिजल्ट में सभी जोन में त्रिवेंद्रम ऊपर रहा है। वही आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर छात्र लंबे समय से अनिश्चितता की स्थिति से जूझ रहे थे और नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड परीक्षा एमसीक्यू फॉर्मेट में हुई थी। तो सीबीएसई ने अपना रिजल्ट 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया और रिजल्ट में छात्राओं ने बाजी मारी है। तो वहीं रिजल्ट में त्रिवेंद्रम जोन सबसे ऊपर रहा है
नवोदय विद्यालय के में भी 98.93% रिजल्ट रहा है। और आइए आपको सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ